Good morning, myself Shashank Singh. In previous video we discussed chapter number 2. In this video we discussed chapter number 3. और chapter 3 is rural life under British India. हम बात करेंगे chapter 3 की, जिसमें बात किया जाएगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हुए, जो ग्रामीण जिंदगियाँ हुई अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में, उनमें क्या इफ़ेक्ट रहा है इंडिया के बारे में, इंडिया के लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे कैसे टैक्स लगाए गए, इन सब चीज़ों को लेके बात करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे कि आप जब वीडियो देखते हैं तो कोई भी डाउट रहा करे तो कम से कम कमेंट करना ना भूला करिए, कमेंट किया करिए। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं होती है तो लाइक किया करिए, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप शेयर किया करिए, बताया करिए कि क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप लोगों का कोई रिस्पांस यूट्यूब पे हमको देखने को नहीं मिलता है, तो आप उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। न्यू लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। जो नए लैंड रिवेन्यूज़ आए, जैसे कि आपको पता होगा कि अंग्रेज जब बंगाल पे अधिकार कर लिए, तो बंगाल पे अधिकार करने के बाद जो कर लेने की प्रथा थी वो उसका जो कंट्रोल था वो अंग्रेज़ों के अंदर आ गया। तो अंग्रेज़ों ने नए नए तरीके के करों को इंट्रोड्यूस किया, नए नए कर लगाए अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए, अपना जेब भारी करने के लिए, और इन करों का भारत पे हमेशा ही दुष्प्रभाव पड़ा है। तो अब क्या है देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद, आपको पता है कि बक्सर की लड़ाई इतिहास की उन बड़ी लड़ाइयों में से एक है जहाँ से भारत के इतिहास पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस लड़ाई में आपको पता है कि अवध, बंगाल और दिल्ली, इन तीनों के बड़ी बड़ी जो सल्तनत थी, इन्होंने आपस में इकट्ठा होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस युद्ध में वो हार गए। लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बैड इफ़ेक्ट रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। वो प्रॉब्लम्स ये रहा है कि जैसे कि जब अंग्रेज़ हार गए तो जब ये तीनों सेनाएं हार गई, दिल्ली की, अवध की और बिहार की, तो इसका एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा वहाँ के लोगों पे। राजाओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ा लोगों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो क्या पड़ता है देखते हैं। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई के बाद द ब्रिटिश गॉट द दीवानी राइट्स ओवर द बंगाल। जो ब्रिटिश थे वो दीवानी का अधिकार पा गए पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। द राइट टू कलेक्ट द लैंड रिवेन्यू, अब उनके पास अधिकार था कि वो लैंड रिवेन्यू को कलेक्ट कर सकें, उनके पास अधिकार था कि अब वो भू राजस्व ले सकें। नाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द ऑर्गेनाइज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन सच अ वे दैट इज द एलिएटेड अलॉन्ग इनफ टू इनकम टू मीट द ग्रोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव ऑफ द कंपनी। अब उनके पास ये अधिकार था कि जो कंपनी का एक्सपेंसिव है, जो उनकी खर्चे हैं, उसको किसी भी तरीके से वो लैंड रेवेन्यू से लेके उसको मैनेज करें। अब मैनेज करने की बात आती है तो वो पूरा का पूरा एक भार बना देते हैं किस पे, आम जनता पे, कि वो कर दे, वो टैक्स दे, उनके टैक्स से हम अपना काम करें। आगे बात करते हैं। द मनी फ्रॉम द लैंड रिवेन्यू शुड आल्सो हेल्प द कंपनीज टू सपोर्ट इट्स ट्रेड इन इंडिया। अब जो कंपनी जो पैसा कमा रही थी, जो लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, उसका भारत में व्यापार करने में प्रयोग करना शुरू कर दिए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स इन इंडिया। जमींदारी सिस्टम्स आर द परमानेंट सेटलमेंट्स इन बंगाल। एक उन्होंने अपनी जो प्रथा चलाई उसका नाम क्या है, जमींदारी प्रथा, या इसी प्रथा को क्या कहा जाता है, इसी प्रथा को कहा जाता है आपके परमानेंट सेटलमेंट्स, ठीक है। अब ये बंगाल में चला, बिहार और उड़ीसा में। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कौन कौन सा चला आपका, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ज़मींदारी या परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम चला। इसके बाद अगर बात करते हैं रैतवारी सेटलमेंट्स, रैतवारी जो सेटलमेंट्स रहा है, इसे लार्ज पार्ट ऑफ द साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्ट और साउथ का भाग है, इस पे ज़्यादा प्रभाव किसका रहा है, इस पे ज़्यादा प्रभाव आपका रैतवारी प्रथा का रहा है।
और पंजाब में महलवारी सेटलमेंट्स का वो रहा प्रभाव रहा है। पंजाब में अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को क्या मिलता है, महलवारी प्रथा देखने को मिलती है, और साथ ही साथ अवध के कुछ भागों में भी इसकी प्रथा देखने को मिलता है। ऑल दिस लैंड रिवेन्यू अरेंजमेंट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द प्रेजेंटली एंड इवन द जमींदारीज लिविंग इन इंडियाज विलेज। अब ये जो प्रथा थी, अब ये जो अरेंजमेंट शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं इंडिया के गाँव पे एक बहुत बड़ा असर डाला है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो अपनी हमारा टॉपिक है वो है ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी को लेके बात किया जाए तो ज़मींदारी सिस्टम का क्या इम्पैक्ट रहा है, कैसे क्या हुआ है, उसको लेके हम बात करते हैं। तो द रिवेन्यू सेटलमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का भारतीय इतिहास में एक बहुत कई सारे योगदान रहे हुए हैं। उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम जो होता है उन्होंने करवाया, उनकी कब्र गाजीपुर में ही है। तो अब बात किया जाए कि जो आपसे क्वेश्चन एक बनता है सीधा सीधा कि ज़मींदारी प्रथा जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई, तो उसका सीधा जवाब है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया। इट वाज गिवन दिस ड्यूअल नेम ऑफ द जमींदारी एंड परमानेंट सेटलमेंट्स। ये इसका दो नाम दिया गया, एक जमींदारी दिया गया और दूसरा दिया गया परमानेंट सेटलमेंट्स। ठीक है, अब इसके क्या रीजंस थे, क्या कैसे था, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। द जमींदार्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वेयर मेड हेरिटरीज ऑनर्स ऑफ द इंटायर लैंड्स ऑफ दियर जमींदारीज। बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये जो क्षेत्र था, इसके जो लैंड रेवेन्यूज थी, ये जिसको दे दिया जाता था उसको जो है उसकी हेरिटरीज हो जाती थी, उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा जमींदार उस जमीन का होता था। इट रिटर्न्स दे हैड कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पे द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। अब ये कंपनी को क्या करते थे, इनकी एक सबसे बड़ी खासियत ये हुआ करती थी कि जैसे क्या करते थे कि मान लीजिए कोई ज़मीनी है, उसका बड़ा भाग किसको दे दिए, ज़मींदार को दे दिए। अब ये जो ज़मींदार ये ज़मीन को लेते थे वो इसके क्या होते थे, आनुवांशिक रूप से उनके वंश में चला जाता था। अब वो इसको छोटे छोटे टुकड़ों को किसानों को देते थे। किसान क्या करता था, किसान इन्हीं चीज़ों को लेकर रिवेन्यूज देता था, बदले में कर देते थे, और एक कर वो कलेक्ट करके किसके पास पहुंचाते थे, कंपनी के पास पहुंचाते थे। ठीक है, द अमाउंट टू बी द पेड वाज फिक्स इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर्स। और सबसे बड़ी बात जो थी, इसको जिस परमानेंट रिवेन्यू सिस्टम कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो आपका वो है टैक्स है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है, और टैक्स आपका एकदम बिल्कुल फिक्स था। As long as zamindari paid the land revenues, he had the hereditary rights over the जमींदारीज और लैंड होल्डिंग्स। अब ये जो ज़मीन होती थी इस पे लंबे समय तक किसी एक का अधिकार होता था, उसके वंशज उनसे लोग आगे का आगे अपना लेके चलते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में कि आप जो ज़मीन ले रहे हैं उस पर आपका अधिकार है, आप उस पर क्या कर रहे हैं, अपने वंशज पे चला रहे हैं। अब इसका क्या इम्पैक्ट दिखा, अब इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं हम। तो दिस हेल्प द ब्रिटिश टू द फाइनेंशियल प्लानिंग। अब क्या होता है, जैसे हमको पहले से पता होता है कि भैया हमको 1 लाख मिलने वाला है, तो हम 1 लाख की अपनी प्लानिंग बना लेते हैं कि हम 1 लाख को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। जब हमें पता नहीं होता है कि कितना पैसा हमारे पास आएगा, तो हमारे पास खुद की कोई प्लानिंग नहीं होती है। लेकिन जब हमारे पास पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितने पैसे का हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हम उसका अच्छी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्रिटिश के लिए ये बहुत अच्छा होता था कि उनके पैसे फिक्स होते थे, आप इस डेट पे इतना रुपए पहुंचाएंगे, और वो उस हिसाब से अपने काम की प्लानिंग कर लेते थे। दिस रेवेन्यू अरेंजमेंट इंश्योर्ड दैट द कंपनी गॉट ए फिक्स अमाउंट ऑन द रेगुलर बेसिस। अब वही है कि कंपनी एकदम फिक्स अमाउंट रेगुलर बेसिस पे पा रही थी, उसमें कोई डाउट उसको नहीं थी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। आगे बात करते हैं। द ब्रिटिश सेकेंड पॉइंट है, it was also expected that the zamindars would show the interest to improving the cultivations as they were made permanent and hereditary land owners। अब क्या होता है, जैसे कि हमको पता है कि ज़मीन मान लीजिए हमको मिल गई, हम ज़मींदार बन गए इस ज़मीन के,
हक हुआ है हमारा, हमको केवल कर देना है, और हमको पता है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी ज़मीन का इस्तेमाल करेंगी, तो हम उस ज़मीन पे कल्टीवेशन फसल अच्छे से उगाएंगे, उसमें खाद पानी डाल के मेहनत करेंगे। लेकिन अगर हमको यही पता ना हो कि हमको आज है कल ना रहे, तो हम यही सोचेंगे जब तक काम चल रहा है हम क्यों पैसा उसमें फंसाएं। लेकिन जब हमको पता होता है कि हमारा आने वाली पीढ़ी भी इसको इस्तेमाल करेगी, तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। तीसरा देखते हैं, सिंस द रेवेन्यूज डिमांड of the state would not be increased, the zamindars would got benefit of the increased production from land. Since the revenue demands, जो revenue demand होता था, जो कर की बात होती थी, स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, स्टेट कभी भी उसको इंक्रीज नहीं कर सकता था। द जमींदार गेट प्रॉफिट, अब इसकी जो प्रॉफिट होता था वो ज़मींदारों को मिलता था। सीधा सीधा कंपनी का तो अपना फिक्स है भैया, अगर आपके पास कम उपज हो रही है, ज़्यादा उपज हो रही है, उसका तो फिक्स है, उसका एक सेम अमाउंट उसको चाहिए तो चाहिए। अब ज़्यादा उगाने के बाद प्रॉफिट किसका होगा? आपका होगा। कम उगाने पे किसका प्रॉफिट होगा? नुकसान किसका होगा? आपका। तो ये एक अच्छी इसमें बात थी। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता क्या थी? द जमींदार फेस्ड ए सीरियस प्रॉब्लम, जमींदार लोगों को एक बहुत बड़ी कठिनाई का प्रॉब्लम झेलना पड़ता था। द ब्रिटिश हैड फिक्स द लैंड रेवेन्यू एट द हाई रेट, अब जो ब्रिटिश थे वो पागल तो थे नहीं, अब उनका क्या है कि वो अपना एक फिक्स रेट सेट कर दिए थे। उनकी एक अपनी रेट थी, हाई रेट पे करते थे, ऐसा नहीं छोटा मोटा, उनको पता था कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट तुम कमा सकते हो, उस बेस पे उनका जो होता था रेट होता था। एंड मेनी जमींदार्स कुड नॉट पे द अमाउंट्स, अब बहुत सारे ज़मींदार बेचारे होते थे वो जो उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। बट नॉन पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यूज मेंट दैट द ब्रिटिश कुड नॉट टेक ओवर द जमींदारीज एंड द प्रोडक्शन इट ऑफ मेनी जमींदारीज लास्ट जमींदारी। अब कुछ लोग जो पैसा नहीं दे पा रहे थे, जो उस टैक्स को नहीं दे पा रहे थे, वो टैक्स ना देने की वजह से क्या होता था, उनकी ज़मींदारी को वापस ले ली जाती थी, और ये बड़ी दुख की बात होती थी क्योंकि वो बेचारे अपने पैसे देने में असमर्थ होते थे, तो उसको वापस ले लिया जाता था। लेटर फ्रॉम द 19th century onwards, when the price of gain were raised, the cultivation expanded, जमींदारी enjoy the heavy jump in their incomes, but the British did not get any advantage as they received only the fixed amount as the land revenue। जब 19वीं सेंचुरी की बात होती है तब तक कुछ विकास हो चुके होते हैं खेती के क्षेत्र में, कुछ अच्छी बातें हो चुकी होती हैं हमारे कल्टीवेशंस के बारे में। तो क्या होता है तब? ये होता है कि अब जो कल्टीवेशंस था उसमें इम्प्रूवमेंट आ चुकी होती है, उसका विस्तार हो चुका होता है। अब ज़मींदारों के पास एक अच्छी खासी अमाउंट में उनकी वृद्धि हो गई, काफ़ी अच्छा पैसा कमाने लगे, क्योंकि अब खेती से उनको पैसे का अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलने लगा। तो ये कहीं ना कहीं ज़मींदार के हित में तो हुआ, लेकिन जो अंग्रेज़ थे उनके फिक्स रेट होने की वजह से उनके लिए नुकसानदायक रहा। Most of the zamindars were not interested in improving the lands. Many of them shifted to cities, renting out the land to the tenants. They were only interested for their income with this rent. अब कुछ ज़मींदार क्या थे, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लिए, खेती बाड़ी में नहीं लिए, तो क्या किया, दूसरे को दे के चले गए। अपने शहर में जाके जो रेंट आता था उसको कुछ जो हिस्सा कंपनी को देना होता था उसको कंपनी को दे दिए, बाकी अपने पास रख लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी किए उसमें। अनफॉर्चुनेटली द फार्मर्स हु वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स वर एक्सप्लॉइट देयर बैडली। अब इसका क्या इफेक्ट हुआ? जैसे मान लीजिए कोई ज़मींदार है, ज़मीन उसने ले लिया है 100 बीघे, अब उसको सरकार ने फिक्स कर दिया है, अंग्रेजों ने फिक्स कर दिया है कि आपको इतना पैसा पहुंचाना है। ज़मींदार खुद खेती ना करके किसी किसान को खेती दे दिया और खुद शहर चला गया एंजॉय करने के लिए। अब जो किसान है वो बेचारा क्या करेगा? वो जो ज़मींदार लिया है ज़मीन के टैक्स पे, वो उतना ही टैक्स, मान लीजिए 100 रुपये टैक्स उसको देना है, तो अब वो 100 रुपये टैक्स के लिए किसान को तो देगा नहीं, तो फिर उसका लेने का मतलब क्या हुआ? अब उसको 150, पौने 200 इसमें रेट, हाई रेट पे देगा, तो इसका जो सीधा नुकसान देखने को मिलता था वो किसान को मिलता था। किसान बेचारे बहुत ज़्यादा कष्ट में रहे, उनकी त्राहिमाम स्थिति हुई। They had to pay the high rent for the zamindars and could not be thrown on their land any times. Often to pay the rent, they had been taken loan from the money lenders who exploit them the many ways. Sometimes they managed to took over their lands. अब क्या होता था कि ये बेचारे खेती करने के लिए पैसा लेना, उधार लेने के लिए वो साहूकारों के पास जाते थे। साहूकार जो है पैसा देने के बजाय उनसे क्या करता था, उनसे काम लेता था, अपने खेतों में मजदूरी करवाता था।
तो कहीं ना कहीं उनकी एक्सप्लॉयटेशंस होती थी, कहीं ना कहीं उनकी क्या होती थी, शोषण होता था। रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स, अब बात करें हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स की, तो दिस लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मुनरो इन साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। साउथ और वेस्ट के भाग में अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है, ये जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं आपकी, रैयतवाड़ी प्रथा की है। इसकी शुरुआत रॉबर्ट मुनरो ने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था, और कहाँ पे किया था, साउथ और वेस्ट इंडिया के भाग में, साउथ और वेस्ट इंडिया के क्षेत्र में इसका विस्तार किया था। These settlements was made directly with the actual cultivation or riots. The British hoped that the settlements would bring the relief of the riots and they would have a direct relationship between with the government and there would be no middleman. अब ये रैयतवाड़ी की सबसे बड़ी बात क्या होती थी, इसमें सीधे सीधे टुकड़ों में ज़मीन किसी और को, किसान को दी जाती थी, जिससे क्या होता, एक संबंध सरकार और जो ज़मीन ले रहे हैं उनके बीच स्थापित हो सके। पहले क्या था, जो आप परमानेंट सेटलमेंट से आप ज़मींदारी प्रथा पढ़े, उसमें क्या होती थी, कोई एक सरकार किसी एक को ज़मीन देती थी, बड़ा सा टुकड़ा, वो टुकड़ों में बांट कर कई सारे लोगों को देता था, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब एक नई प्रथा लगाई गई साउदर्न और वेस्टर्न भाग्स में, उसमें ये लगाया गया कि जो रैयतवाड़ी प्रथा होती थी उसमें डायरेक्ट जो है, जो ज़मीन ले रहा है और सरकार के बीच एक समन्वय बैठाने की कोशिश की जाती थी। चलिए आगे बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ द रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स। अब इसका क्या प्रभाव रहा है उसको देखते हैं। इवन थ्रो द राइट्स हैड टू पे लैंड्स रिवेन्यू डायरेक्टली द ब्रिटिश दे हैव बीन एक्सप्लॉयटेड। इवन थ्रो द राइट्स हैड टू पे लैंड रिवेन्यू डायरेक्टली टू ब्रिटिश दे वर एक्सप्लॉयट। अब वो सीधा सीधा क्या करते थे, ये जो ज़मीन थी, ये जो इसका टैक्स होता था, उसको सीधा सीधा किसको देते थे, अंग्रेज़ों को देते थे, और एक्सप्लॉयट होते थे और उनका शोषण होता था। द ब्रिटिश फिक्स द लैंड रिवेन्यू एट द हाई रेट। अब ब्रिटिश क्या करते थे, अपने मन मर्जी के हिसाब से रेट लगाते थे, कोई रेट फिक्स नहीं है, जब मन कहा ज़्यादा लगा दिया, जब मन कहा कम लगा दिया, तो वो तो उनका करना ही करना है। और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो क्या होता था, forced to take the loan from the money leaders and who cheated them and often took away their land। अब क्या होता था कि खेती के लिए टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। अब टैक्स ज़्यादा देने के लिए उनके पास पैसे लेने पड़ेंगे, पैसे उधार लेने के लिए, जब उनको पैसे उधार देने के लिए कहा जाता था, तो अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जो पैसा करना है, खेती करनी है, पैसा है नहीं, पैसे के लिए कहाँ जाएंगे, पैसे के लिए वो जाएंगे आपके किसके पास, साहूकारों के पास जाएंगे। अब साहूकार क्या करेंगे, उनको बेचारे को और इंटरेस्ट पे पैसा देंगे। ये तो है नहीं कि 100 रुपये ले जाओ भैया, आपके पास जब होगा तो वापस कर देना। अब वो 100 रुपये अगर ले जाएंगे तो 100 रुपये आपका वो और ज़्यादा पैसा लेंगे, उनसे 120 130 रुपये वापस लेंगे। तो अब कहीं ना कहीं आगे बात करते हैं महलवाड़ी सेटलमेंट्स की। महलवाड़ी सेटलमेंट क्या रहा है, इन 1892 द महलवाड़ी सेटलमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। 1892 में महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत की गई और इसकी शुरुआत करने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी जिनका नाम है होल्ट मैकनीज, इन पंजाब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अवध। इन्होंने जो भारत के कुछ क्षेत्र हुए, जैसे कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र हुआ, और इसके साथ साथ अवध में महलवाड़ी प्रथा की शुरुआत की। और महलवाड़ी सेटलमेंट्स का जो है, इन दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम में क्या था, ए सेटलमेंट्स वाज मेड विथ अ ग्रुप ऑफ विलेज कलेक्टिवली कॉल्ड द महल। द सेटलमेंट वाज मेड विथ अ ग्रुप ऑफ विलेज, गाँव का एक ग्रुप बना के रखा था जिसे क्या कहा जाता था, महल कहा जाता था। The estimates revenues of each plot of land within the village was add up the calculate the revenue that each village mahal had to pay। अब क्या होता था, the estimate revenues to each plot of land, जमीन के हर एक भाग का जो फिक्स एस्टिमेट रेवेन्यू होता था, एडेड अप टू कैलकुलेट, उसको कैलकुलेट किया जाता था, द रेवेन्यू, उस कर को, डेट ईच विलेज, जिसे हर एक गांव पे करता था, या जिसे आप महल कह सकते हो, जो समूह थे उसको पे करते थे, जो एक एस्टीमेट बना कर रखा जाता था करों का। दिस डिमांड वाज रिवाइज पेरियोडिकली, और ये जो डिमांड था इसको
आवर्त तरीके से, मतलब एक बार फिर अगली बार फिर अगली बार, ऐसे तरीके से क्या किया था, दोहराया जाता था। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग द लैंड रिवेन्यूज एंड पेइंग इज द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन्स। गांव का जो मुखिया होता था उसको एक काम दिया जाता था, उसकी एक ड्यूटी होती थी कि जो महलवारी प्रथा के तहत कर को इकट्ठा किया जाता था, उस कर को जो है कौन कलेक्ट करेगा, गांव का मुखिया कलेक्ट करेगा। Thus, throughout the system, the British tried to prevent the village as an important social institutions of North India। इसका कारण ये रहा है कि ब्रिटिश जो चाहे हैं वो चाहते थे कि क्या करें, जो प्रिविलेंस है विलेज का, गांव का, वो उसको सोशल इंस्टीट्यूशंस बना सकें नॉर्थ इंडिया साइड का। अब इम्पैक्ट ऑफ महलवारी सेटलमेंट का क्या प्रभाव रहा है। इन दिस अरेंजमेंट आल्सो द बिग एंड द पावरफुल जमींदार डोमिनेटेड एंड द एक्सप्लॉयट द स्मॉलर एंड द पुअर पीजेंट्स। अब इस कोई भी जो भी कर लगाए जाते थे या जो भी कर लगाए गए, चाहे वो सेटलमेंट्स था, चाहे वो रेयतवाड़ी था या महलवारी था, ये सारे सेटलमेंट्स में हमेशा लाभ जो हुआ है वो बड़े लोगों का हुआ, जो बड़े किसान, जो बड़े तरीके के ज़मींदार हुए, उन्हीं को फ़ायदा हुआ। बाकी छोटे किसान, छोटे लोग हमेशा ही क्या हुआ, उनका शोषण हुआ है। मेनी स्मॉल फार्मर्स वेयर प्रोवाइड ऑफ ओनरशिप ऑन दियर लैंड बाय द रिच लैंडलॉर्ड्स और मनी लीडर्स ऑफ द विलेज। अब जो मैं वही बात बार बार वही बता रहा हूँ आपको, एक ही बात है कि जैसे कि जो किसान होता था, गरीब है, वो पैसा किसी और से लेता था तो उसको ब्याज पे पैसा दिया जाता था, और वो जब पैसा वो चुका नहीं पा रहा था, जब पैसा उसको पे नहीं कर पा रहा था, तो क्या होता था, तब बात सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि अब क्या होगा, अब वो किसान जो पैसा लिया है उसका शोषण कौन करेगा, जो पैसा दिया है, तो वो उसकी ज़मीन पर हड़प लेता था, उसके साथ शोषण करता था, उसको अपने यहाँ गुलामों की तरह रखता था। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी इस प्रथा में। Thus in the system too there was a contraction of land and the authority in the head of the few rich landlords। कुछ ही ज़मीन मालिकों के पास इसका प्रमुख हक होता था, ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं के पास होती थी, बाकी लोगों का क्या होता था, शोषण होता था। तो हम अब आगे बात करेंगे इसमें जो थोड़ा बहुत बच्ची चीज़ें हैं, रिवोल्ट्स 2-1, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के रूप में उसको लिख सकते हैं। कोई भी बात है, आप कोई भी सजेशंस है, आप सीधा हमको कॉल करके बोल सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।